फाइंडिंग आएगा? तो बेटा फाइंडिंग तो डिपेंड करता है कि क्या साइनस इन्वॉल्व है, टॉन्सिल इन्वॉल्व है, लैरिंग्स इन्वॉल्व है, एपिग्लोटिस इन्वॉल्व है क्या? फाइंडिंग इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें मरीज जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, डजंट मैटर वेदर इट इज साइनस, टॉन्सिल, लैरिंग्स या मैंने बोला एपिग्लोटिस या मैंने आपको बताया ईयर, है ना? तो उसके अंदर क्या फाइंडिंग हो सकता है? तो फाइंडिंग अगर हम देखें तो निम्नलिखित हो सकती है। जैसे आप देखोगे ऐसे इंडिविजुअल के अंदर नेज़ल कंजेशन, अगर आपके साइनस इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेट बात है इंडिविजुअल में क्या होगा? नेज़ल कंजेशन होगा। मरीज के अंदर स्नीजिंग होना एक कॉमन चीज़ हो सकता है। मरीज के नाक से सिक्रीशन है वह बाहर आ सकते हैं, राइनोरिया हम बोलते हैं। तो स्नीजिंग होना, कफ होना, नेज़ल कंजेशन होना, राइनोरिया होना, ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो हम देखते हैं एक इंडिविजुअल का जिसका नेज़ल कैविटी, जिसका नेज़ोफेरिंक्स, जिसका साइनस इन्वॉल्व है, तो उनके अंदर ये प्रीडोमिनेंट आप देख सकते हो। अगर फेरिंग्स इन्वॉल्व है तो सोर थ्रोट होएगा। आप देखोगे निगलने में दिक्कत होएगा, गले में सूखापन होएगा, गले में खराश होएगा, वॉइस। अब ये सब बातें आप देख सकते हो जब उस मरीज के अंदर फेरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। अगर टॉन्सिल इन्वॉल्व है तो आप देखेंगे बेटा इसके अंदर टॉन्सिल इनलार्ज हो जाएंगे, एडिनोइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मरीज है वो रात को सोएगा तो स्नोरिंग होएगा, मरीज है वो माउथ ब्रीदिंग करता हुआ दिखेगा, है ना? और इंडिविजुअल को क्या हो सकता है? फीवर आ सकता है। ये फाइंडिंग उस क्लाइंट के अंदर देखते हैं। और मिसलेनियस प्रेजेंटेशन में होगा हेडेक, बॉडी एक हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज, राइनोरिया ऑलरेडी हमने बोल दिया। इंडिविजुअल के अंदर आइज हैं वो वाटरी और इची हो सकती हैं। अगर ईयर की बात करें तो ईयर एक हो सकता है, ओटोरिया हो सकता है। एपिग्लोटिस इन्वॉल्व हुआ तो बेटा वॉइस क्वालिटी आपकी जो है वह क्या हो जाएगी? अल्टर्ड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। बहुत से इंडिविजुअल में इवन स्ट्राइडर सुनाई दे सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन है यूआरटीआई की। Once again, I am telling you it entire depend upon which anatomical portion of upper respiratory tract is involved. Is it sinus? Is it pharynx? Is it tonsil? Is it middle ear? Which portion of upper respiratory tract is involved? Depend upon that one can observe sign and symptoms of URTI. Irrespective of involved organ, what presentation one can have who is having URTI? तो मैंने ये आपको जो बताया वो प्रेजेंटेशन है। तो स्नीज होना, कफ होना, राइनोरिया होना, नेजल कंजेशन होना, फीवर होना, सोर थ्रोट होना, वॉइस क्वालिटी चेंज हो जाना, है ना? इंडिविजुअल में गले में हॉर्सनेस होना, आवाज़ में हॉर्सनेस होना। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है तो स्ट्राइडर तक आपको सुनाई दे सकता है। अगर कान के अंदर है तो ईयर एक होएगा, ओटोरिया होएगा आपको। मरीज के अंदर इनलार्ज टॉन्सिल हो सकते हैं, एडनोइड्स बढ़ सकते हैं, मरीज स्नोरिंग करेगा, मरीज माउथ ब्रीथ करेगा, इंडिविजुअल में हेडेक, बॉडी एक और वाटरी आइज हो सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन है यूआरटीआई का। लाइकवाइज अगर हम देखें एलआरटीआई में क्या होगा? बेटा एलआरटीआई के अंदर ट्रेकिया से लगा के, वही मैंने बोला था, लंग्स। तो ट्रेकिया हुआ, ब्रोंकाई हुआ, लंग्स हुआ, और लंग्स के अंदर अगर हम देखें तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। उसके अंदर क्या होगा? तो प्रेजेंटेशन समहाउ लिटल अलग हो सकता है। अगर आपका फेफड़ा इन्वॉल्व है और मरीज को अगर न्यूमोनिया है तो डेफिनेट बात है बेटा फीवर होएगा, ये इन्फेक्शन का एक है। फीवर के अलावा अगर हम देखें तो चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट आ गया। किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया बच्चे? चेस्ट का। तो हम मरीज में चेस्ट कंजेशन देख सकते हैं। चेस्ट कंजेशन के साथ साथ क्लाइंट को कफ होएगा, और ये जो कफ होएगा वह फ्रिक्वेंटली होएगा, ज़्यादा होएगा, और वह कफ है उसके अंदर स्पूटम भी आ सकता है, एक्सपेक्टोरेशन भी हो सकता है ना? आप उस कफ को बोलेंगे प्रोडक्टिव कफ। ये हम उस क्लाइंट में देख सकते हैं। हम देखते हैं मरीज में और क्या हो सकता है। तो एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन शॉर्ट टेकिपनिया हो सकता है,
अगर एयरवे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया तो मरीज में डिस्निया होएगा, मरीज के अंदर इवन विजिंग सुनाई देगी, क्योंकि एयरवे अगर नैरो है और पासेज वे है वह अफेक्टेड है तो नैरो एयरवे के अंदर आपको विजिंग सुनाई देगी, है ना। मरीज के अंदर अगर ट्रेकिया है, स्ट्राइडर आप देख सकते हैं। क्लाइंट के अंदर हम देखते हैं तो नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, हालांकि नेजल डिस्चार्ज इज मेनली रिलेवेंट विथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, बट इन सम सिनेरियो यूआरआई और एलआरआई साथ में भी तो हो सकता है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो हम देखते हैं एक मरीज जिसको एलआरटीआई, तो खांसी होना, छाती में कंजेशन होना, खांसी होना और खांसी भी प्रोडक्टिव होना, डिस्चार्ज आना, एक्सपेक्टोरेशन आना, मरीज के अंदर खांसी के अलावा तो मैंने बोला कि उसकी छाती में कंजेशन होएगा, छाती में हेवीनेस होएगा, इन्फेक्शन है तो फीवर हो सकता है, मरीज के अंदर एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन टेकीपनिया होएगा, क्योंकि आपका एयर वे अफेक्ट है, आपका रेस्पिरेशन अफेक्ट है, आप सेचूरेट उतना नहीं कर पा रहे हो, तो एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन आप में ऐसा हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, एफर्टफुल रेस्पिरेशन हो सकता है, विजिंग सुनाई दे सकता है, ये सब एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड है जो हम देख सकते हैं मरीज के अंदर। ये प्रेजेंटेशन हो सकता है एलआरटीआई का। तो ग्लोबली हम डिस्कस करें यूआरआई में क्या होता है और एलआरआई में क्या होता है। अगर नेक्स्ट बात करें हम तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की बात आती है। तो बेटा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, जब आप मरीज के साइन और सिम्टम्स देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये यूआरटीआई है या एलआरटीआई है। तो एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड है जो हम देख सकते हैं। जब आप मरीज के साइन और सिम्टम्स देखते हो तो आपको तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की बात आती है। तो बेटा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, जब आप मरीज के साइन और सिम्टम्स देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये यूआरटीआई है या एलआरटीआई है। तो आप उस मरीज को पूछिएगा, हिस्ट्री लीजिएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करिएगा, आप देखिएगा साइन और सिम्टम्स को, उसमें नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हेडेक हो रहा है, उसको बॉडी एक हो रहा है, उसकी आंखें लाल हो रखी हैं, उसके नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, तो सिंपल सा बात है, उसको क्या है यूआरटीआई। और अगर मरीज को कफ हो रहा है, मरीज को फीवर हो रहा है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ना, तो उस इंडिविजुअल में हम बोलेंगे कि यार इसको एलआरटीआई हो सकता है। तो प्रॉपर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन इन चीज़ों को रिवील करता है। अगर आपको लगता है तो आप मरीज के अंदर एक्सरे कर सकते हैं चेस्ट का, ताकि आपको मालूम पड़े कि इंडिविजुअल में एलआरटीआई तो नहीं है। हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो सीबीसी करा सकते हैं मरीज के अंदर, जिसके अंदर जो काउंट्स होंगे डब्ल्यूबीसी होएगा, ईएसआर होएगा, उनके जो लेवल्स हैं वो बढ़े हुए मिलते हैं जो इन्फेक्शन को आपको सजेस्ट करें। तो सीएचओ का पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब इंडिविजुअल आरटीआई का प्रेजेंटेशन करता है तो क्या हमारा ऑफिसर इतना नॉलेज रखता है कि वो इनको डिस्क्रिमिनेट कर सके कि ये तो यूआरटीआई है और ये तो एलआरटीआई है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न हो सकता है कि एक इंडिविजुअल सो एंड सो मैनिफेस्टेशन को एग्जिबिट कर रहा है, तो कृपया सीएचओ साहब बताइए ये एलआरटीआई है या यूआरटीआई है। तो आपको ये डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होना चाहिए। बाकी सीबीसी कराएंगे तो हमें इन्फेक्शन के बारे में मालूम पड़ेगा, अब मरीज के अंदर एक्सरे कराएंगे तो चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन के लिए बारे में मालूम पड़ेगा। बाकी अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप नोज को देखिएगा, ईयर को देखिएगा, थ्रोट को देखिएगा, तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें वो असेस कर सकते हैं उस इंडिविजुअल के अंदर कि इसके अंदर इन्फेक्शन कहाँ पे है। और मिसलेनियस इन्वेस्टिगेशन डिपेंड अपॉन प्रेजेंटेशन हम मरीज में करा सकते हैं। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है क्या जांचें हम करें। फिर बात आती है मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो मैनेजमेंट अगर हम देखें मैनेजमेंट को मेडिकल पर्सपेक्टिव से, तो मैं बोलूँगा बेटा मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल में यूआरटीआई है या एलआरआई है, उसका हिसाब से हम जनरल देखते हैं तो हमको मालूम है कि साहब इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन के पीछे कौन है, आइदर बैक्टीरिया है और वायरस है। अब आप जानते हैं कि एंटीवायरल सब्सटेंस है वो यूजुअली हम यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि इन्फेक्शन लिथाल ना हो। तो ये सब डिपेंड करता है कि एलआरटीआई है या यूआरटीआई है, नंबर एक।
दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसका हिसाब से हम मैनेजमेंट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हम इंडिविजुअल के अंदर दे सकते हैं जैसे एंटीबायोटिक हैं जब तक कि इन्फेक्शन लिथाल ना हो। तो ये सब डिपेंड करता है कि LRTI है या URTI है, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसका हिसाब से हम मैनेजमेंट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हम इंडिविजुअल के अंदर दे सकते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे रोल क्या होता है? पहला रोल तो ये होता है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक यूज़ की जा सकती है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर एज सच एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन कभी कभार वायरल इन्फेक्शन का वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एंटीबायोटिक देते हैं। तो URTI और LRTI में कुछ कॉमन यूज होने वाली एंटीबायोटिक हो सकती हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, आप लिवोफ्लॉक्स को यूज़ करते हैं। हम देख सकते हैं मरीज के अंदर सफैक्सिन, ये कुछ कॉमन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक। एजिथ्रोमाइसिन हुआ URI में और LRI में काम आता है, एमोक्सिसिलिन भी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लिवोफ्लॉक्स भी दोनों में यूज़ कर सकते हो, आप सफैक्सिन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर इफेक्टिव है, लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन, हम देख सकते हैं मरीज के अंदर सफैक्सिन, ये कुछ कॉमन यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक। हम इन एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं, पहली दवाई। दूसरी दवाई हो सकती है साहब मरीज यूज़ कर सकते हो। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर इफेक्टिव है, लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम इन एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं, पहली दवाई। दूसरी दवाई हो सकती है साहब मरीज के अंदर नेजल डीकंजस्टेंट, एन एंटीहिस्टामिनिक, नेजल डीकंजस्टेंट और एंटीहिस्टामिनिक। जैसे आप मरीज के अंदर सूडोएफिड्रिन, फिनाइलेफ्रिन, CPM, फिंद्रमाइन मेलेट, लोरेट, फिनाइलेफ्रिन, CPM, फिंद्रमाइन मेलेट, लोरेटिडिन, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सूडोएफिड्रिन हुआ, फिनाइलेफ्रिन हुआ, ये बेटा नेजल डीकंजस्टेंट है। CPM हुआ, फिंद्रमाइन मेलेट हुआ, क्लोरफिंद्रामाइन मेलेट, फिंद्रमाइन मेलेट, लोरेटिडिन या सिट्राजिन, ये एंटीहिस्टामिनिक हुए, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं नेज़ल डीकंजस्टेंट और एंटीहिस्टामिनिक। तो चाहे साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, लैरिंजाइटिस है, इवन ओटाइटिस है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। NaCID दे सकते हैं, पैरासीटामोल दीजिए आप, डेक्लोफेनेक सोडियम दीजिए, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कभी बुखार आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आपको पैरासीटामोल हुआ, डेक्लोफेनेक सोडियम हुआ, ये आप देख सकते हैं।
कफ हो रहा है, अगर अपर एयरवे का इरिटेशन का वजह से कफ हो रहा है तो आप डेक्स्ट्रोमेथार्पिन, जैसे आप देखते हैं टस्क्यू डी सिरप आता है, टैबलेट आता है, लोरेंजेस आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोर थ्रोट हो रहा है, गले में खराश है, आप पढ़े होंगे स्ट्रेप्सिल, क्या आता है इसमें, इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्पिन आता है, इसमें कैफीन आता है, इसमें अल्कोहल आता है। तो आप कैफीन हुआ, अल्कोहल हुआ, डेक्स्ट्रोमेथार्पिन हुआ, जैसे सोर थ्रोट हो रहा है, गले में खराश है, आप पढ़े होंगे स्ट्रेप्सिल, क्या आता है इसमें, इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्पिन आता है, इसमें कैफीन आता है, इसमें अल्कोहल आता है। तो आप कैफीन हुआ, अल्कोहल हुआ, डेक्स्ट्रोमेथार्पिन हुआ, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या करेंगे, तो बेटा आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं निमोनिया, उनके अंदर आप पढ़ लीजिएगा, वो सब LRTI में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिक बात क्या हुआ, बेसिक बात ये हुआ कि एक इंडिविजुअल को अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो उसके अंदर हम एंटीबायोटिक देते हैं, हम मरीज़ के अंदर नेजल डिकंजेस्टेंट एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, हम मरीज़ में NSAID और एनाल्जेसिक देते हैं, हम मरीज़ को कफ को ट्रीट करने के लिए कफ सप्रेशन दे सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये हम जनरली देते हैं। नेज़ल कंजेशन सीवियर है तो उन कंडीशन के अंदर हम ओट्रिविन नेज़ल ड्रॉप भी दे सकते हैं। तो ठीक है, ये मेडिकल मैनेजमेंट है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, तो मैं आगे निमोनिया जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर इन चीज़ों को बता दूँ। तो बेटा ये बात हुआ क्या मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है। और CHO साहब क्या करेंगे, तो सबसे पहले CHO साहब असेस करेंगे कि मरीज के अंदर क्या साइन और सिम्टम्स है, अपर है कि लोअर है, अपर है तो कौन सा है, लोअर है तो प्रोबेबल कौन सा है, और इसका हिसाब से सीवियरिटी को भी असेस करना है। वाइटल साइन लीजिएगा, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर इन्फेक्शन को बताएगा, रेस्पिरेशन और पल्स है वो कंपनसेशन को बताएगा, BP कहीं ना कहीं हेल्पफुल करता है असेस करना। तो बेसिक असेसमेंट का बात है कि जब भी कोई क्लाइंट है वो ऐसे फाइंडिंग के साथ CHO साहब के पास आता है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैनिफेस्टेशन को, हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर बेसिक पैरामीटर देखते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने असेस करा साइन और सिम्टम्स को, आपने यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करा, फिर आपने अपर और लोअर में डिस्क्रिमिनेट करा, फिर आपने डिफाइन करा कि इसको तो साइनोसाइटिस है, नहीं इसको तो ओटाइटिस है, ना साहब इसको तो लैरिंजाइटिस है, नहीं सर इसको तो सोर थ्रोट है, नहीं इसको तो लगता है निमोनिया है। हमने वाइटल साइन भी देखे जहाँ पे हमको इन्फेक्टिविटी मालूम पड़ती है। हम मरीज के अंदर और क्या कर सकते हैं, तो आप उसको रेस्ट प्रोवाइड करवाइएगा कि आराम से रेस्ट लें, कंफर्टेबल पोजीशन। ये तब हमको ज़रूरत है जब मरीज के अंदर रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है, तो ऑक्सीजन को सैचुरेट नहीं कर पा रहा तो आप ऑक्सीजन दे उस मरीज के अंदर। तो बेटा रिसीव करना, कंफर्टेबल पोजीशन देना, रेस्ट के लिए एडवाइस करना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना, ये कब करेंगे, जब मरीज में ऐसी सिचुएशन है जो यूजुअली एसोसिएट होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ। हम सलाह दे सकते हैं स्टीम इन्हेलेशन के लिए, ताकि जो भी नेज़ोफेरिंग्स के सिक्रीशन है वो लूज इनफ होए और इजीली एक्सपेक्टोरेट होए। हम मेडिकेशन जो अभी मैंने बताई वो आप देंगे। फिर आप मरीज़ के अंदर यहाँ पे लिखूँगा मैं एक्टिविटी रेस्ट के बारे में बताएंगे, मरीज़ को बैलेंस डाइट या ऐसी डाइट देंगे जो हाईली न्यूट्रिशियस है, जिसमें प्रोटीन और विटामिन ज़्यादा हैं। हेल्थ एंड हाइजीन का बात करेंगे और हम बैरियर नर्सिंग का बात करेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमको URTI में या LRTI में ध्यान में रखना है। देखो आपको इमीडिएट क्या करना है, असेस करना है, बेसिक पैरामीटर लेने हैं। अगर आपको लग रहा है कि मरीज में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है तो आप उसको कंफर्टेबल पोजीशन और ऑक्सीजन सप्लाई करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको तो कोरोना हो सकता है, इसको तो सीवियर निमोनिया हो सकता है, तो आपका काम है उसको आप रेफ़र करें हायर सेंटर। वेयर एज और क्या एडवाइस दे सकते हो उस मरीज को, तो आप उसको बोले कि आप अच्छा खाना खाएं, आराम से रेस्ट करें,
अच्छा पानी पिएं, ज़्यादा पानी पीना, 3 लीटर पानी पिए कम से कम, एक्टिविटी रेस्ट को बैलेंस करें, बैलेंस डाइट लें, एडवाइज्ड मेडिकेशन लें, घर में आप स्टीम इन्हेलेशन ले सकते हो, और हेल्थ एंड हाइजीन बेसिक बात है बेटा, हैंड वॉशिंग पूरा वर्ल्ड अभी अफेक्ट है, हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस हम बताते हैं, हम सैनिटाइज़र के यूज़ के बारे में बताते हैं, ग्लव्स मास्क के बारे में आप बताते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हैं, कैसे आप दूरी बनाए रखें, है ना। तो ये सब चीज़ें हम समझाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होते हैं वो इन्फेक्टिव भी होते हैं और कम्युनिकेबिलिटी भी उनमें होती है, तो एज अ कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह वह हो सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको इंश्योर करनी है जब आप डील करते हो ऐसे क्लाइंटों को। तो ये एक टॉपिक था जिसका नाम था रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन।